नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग ना निफ्टी फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना मेरे पास कुछ डेटा है, माफ़ कीजिएगा, मेरे पास कुछ डेटा है, काफ़ी कुछ कंपनीज़ हैं जिसको मैंने काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस के साथ मैं आपको सामने पेश करने जा रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या और कैसे हम एक कंपनी को डिसाइड कर सकते हैं कि इसको जब उस कंपनी में प्राइस में करेक्शन आती है तब उस कंपनी में हमें वैल्यूज़ को समझना चाहिए कि फेयर वैल्यू पर आ गया या नहीं आ गया, बॉटम बनाया नहीं बनाया। ठीक है, तो उस रिगार्डिंग हम देखते हैं, समझते हैं कि क्या लगता है। तो दोस्तों, इसमें मैंने कुछ कंपनीज शॉर्ट लिस्टेड करी है, आपको सामने दिख ही रहा है। हालांकि कुछ कंपनीज और भी हैं जो आपको जी से लेकर एम तक की वैल्यूज़ दिख रही होंगी। यहाँ पर आपको कंपनीज़ के नाम नहीं दिख रहे होंगे। ये कंपनी के जो नाम है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, अंत में बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यूज़ ज़्यादा अच्छी दिख रही होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने निफ्टी फार्मा का ये इंडेक्स है, कभी पहले 2025 मई में मैंने ये चार्ट बनाया था। और यहाँ पे देखिए ये जो रेंज है ये मैंने 18 फरवरी 2025 को लिखी थी और इस रेंज पर ये मार्च में आया था। ठीक है, ये मार्च की रेंज है, 28 फरवरी 4 मार्च की रेंज है ये। और जबकि 18 फरवरी को हम लोगों ने ये लिखी थी कि यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद हम लोगों ने 20 मई को ये रेंज लिखी थी, वीडियो बनाई होगी, तो ये हमें उस टाइम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा होगा और उस टाइम उस पर नहीं आया। जबकि 4 अप्रैल को हम लोगों ने यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस बोला था, तो ये रेजिस्टेंस आगे चल के जब क्रॉस हुआ तो वो सपोर्ट बन गया। इस बीच में फिर मैंने वीडियो थोड़ी कम कर दी बनानी, और अभी मैं निफ्टी फार्मा और फार्मा स्टॉक से रिलेटेड दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे स्टॉक युक्ति पर और फार्मा लिखते हैं दोस्तों, तो आपको काफ़ी सारी इस फार्मा सेक्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप पुरानी वीडियोस को देखकर समझना चाहते हैं कि क्या इसमें लग रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहली कंपनी जो मैंने चूज़ की है वो इप्का लैब्स है। मेरे को काफ़ी पसंद है ये कंपनी, मैंने काफ़ी इसमें ट्रेडिंग करी है इप्का लैब में और निवेशित भी रहा हूँ मैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसा मुमकिन है कि मेरा इनमें से किन्हीं कंपनीज में निवेश हो, तो इन कंपनी से रिलेटेड मेरा कोई निमित्त स्वार्थ भी हो सकता है। तो कृपया करके मेरी इस वीडियो के आधार पर आप निवेश मत कीजिएगा और निवेश करने से पहले किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार का परामर्श अवश्य लीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर अगर इप्का लैब्स को देखें और अगर मैं इसको वीकली कैंडल भी कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने एक बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं कोविड के बाद से, या 2017 से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मैं दरअसल फार्मा सेक्टर पर पहले निवेश नहीं करता था और कोविड के काफ़ी बाद मैंने फार्मा सेक्टर पर निवेश करना शुरू किया। उससे पहले मैं आईटी या एफएमसीजी या कैपिटल गुड्स के कुछ स्टॉक्स थे उन पर ही मैं निवेश करता, ऑटो के सॉरी ये ऑटो एक्सलरीज कंपनीज जो होती हैं उनके स्टॉक्स पर ही मैंने निवेश किया था। फार्मा सेक्टर में जो सबसे पहला मेरा निवेश था दोस्तों वो आज भी डिवीज़ लैब था, आज भी याद है डिवीज़ लैब है ऑल दो। और डिवीज़ लैब में मैं कोविड के बाद जब थोड़े समय बाद मैंने उसमें निवेश किया था और आज भी मेरे पोर्टफोलियो में डिवीज़ लैब का स्टॉक है। ठीक है, हालांकि इसके बाद मैंने इप्का लैब में भी ट्रेडिंग करी है, मतलब ट्रेडिंग का मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा और उसके बाद लेकर बेच दिया है। फिलहाल मेरे स्टॉक में इप्का लैब सब नहीं है। मगर अगर हम अभी यहाँ पे देखें इप्का लैब्स में तो एक काफ़ी सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक नज़र आ रहा है। आइए पहले इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो इप्का लैब्स के अगर हम फंडामेंटल्स को दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तो 35,000 करोड़ की कंपनी आज की है। ये सारे वैल्यूज़ जो हैं दोस्तों ये सब एक अप्रॉक्सीमेशन के आसपास है, क्योंकि वैल्यूज़ मार्केट कैप तो ये रोज़ चेंज होती हैं। ठीक है, तो 35,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू है और आज से 5 साल पहले ये लगभग 17,600 करोड़ के आसपास की कंपनी हुआ करती थी। ROE जो है वो अच्छी खासी ROE है। हालांकि ROE मेरे को थोड़ी कम लगी, इसलिए मैंने उसको रेड मार्क किया है। पीबी रेशो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो जो है वो 4.78 है, जबकि मीडियन जो है इसका 5 साल का एक एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू वो 5 के करीब रहता है। तो वो भी अब 5 से कम हो गया, तो इसलिए वो मैंने ग्रीन मार्क कर दिया, बट ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा और कम होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पी भी मेरे को ठीक लग रहा है, क्योंकि मीडियन पी से दोनों मीडियन पी से करंट पी कम है, इंडस्ट्री के पी के भी बराबर पहुंच चुका है।
ग्रोथ में मेरे को थोड़ी सी डाउट लग रहा है, इसलिए मैंने इसको रेड कर लिया। और अगर हम इसके करंट प्राइस को देखें तो करंट प्राइस जो है दोस्तों वो काफ़ी फेयर है इस टाइम, मतलब ठीक है, ये एक ठीक वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, मतलब सस्ती वैल्यूएशन नहीं कहूँगा, फेयर वैल्यूएशन कहूँगा। सस्ती तब होती है जब इस वैल्यू से 1300-1400 सपोर्ट से नीचे मिल रहा हो, है ना, सपोर्ट के आसपास मिल रहा है तो उसका मतलब है कि वो अभी भी फेयर पर ही है बस। माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें दो मेरे को बात सही नहीं लगती, वो डिविडेंड की लगती है, डिविडेंड थोड़ा कम ही है। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आप ग्लेनमार्क को देखें तो वैल्यूज़ अब आपको आपके सामने ही है सारी, मगर ग्लेनमार्क की जो बात मेरे को ठीक नहीं लगती वो ये लगती है दोस्तों कि 5800 करोड़ की जो मार्केट कैप थी वो बढ़कर आज 54,000 करोड़ के आसपास हो गई, तो लगभग 10 गुना स्टॉक बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया। और जो प्राइस है अभी काफ़ी ज़्यादा है ग्लेनमार्क का, ठीक है, जो गैप है प्राइस का काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम इप्का लैब्स का देखें तो इप्का लैब्स का अगर मैं आपको मंथली देखें, मंथली वाइज अगर देखें तो मंथली वाइज अभी आसपास ही है, इस बीच में है, तो ठीक है, मतलब यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक है, आपको एक रिटर्न अच्छा दे सकता है। तो आप देखिए कि किस जगह पर आपको लगता है कि एक फेयर वैल्यू है और उस जगह पे खरीदना है। तो अगर मैं ग्लेनमार्क का देखूँ इसी जगह पर तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 1900 के करीब का वैल्यू चल रही है, जबकि जो नीचे का एवरेज आ रहा है वो लगभग 1375 का है, ठीक है, तो थोड़ा तो करेक्शन बनता है अभी, ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसी तरह से ये एक एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स है, थोड़ी नई कंपनी है, हालांकि वैल्यूज़ मेरे को सही लगती है, मगर अभी मैं इसमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। एमक्योर को ऑल दो मैं कंसिडर करता हूँ, काफ़ी अच्छी कंपनी है, और एमक्योर में भी मैंने कुछ ट्रेड्स लिए थे, अभी पिछले साल ही ये कंपनी लिस्ट हुई है तो इसलिए ज़्यादा डेटा भी अवेलेबल नहीं है, मगर एमक्योर पे देखिए मैंने खुद का ही अपना एक चैनल बनाया होगा, ये सब वैल्यूज़ रखी होंगी, ठीक है, तो ये मेरे को एक वैल्यू लगती है। और फ़िलहाल के दृष्टिकोण में अगर मैं देखूँ तो ये थोड़ा सा प्राइस करेक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी ये नीचे की तरफ ये जा रहा है। तो अगर मैं इस चैनल को अगर मैं अपने चैनल के हिसाब से चेंज कर दूँ, जस्ट अ सेकेंड, तो ये यहाँ से अगर मैं चैनल चेंज कर दूँ तो ये अगर वैल्यूज़ टूटी तो ये थोड़ा सा नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे गैप्स भी दिखते हैं, तो ये एक जोन भी हो सकता है कि 1100 के आसपास ये स्टॉक आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये स्टॉक पहुँच सकता है। तो अभी फ़िलहाल एमक्योर में तो मैं नहीं हूँ, बट क्योंकि एमक्योर में मैं बुलिश तभी होऊंगा जब ये स्टॉक इस चैनल को सपोर्ट एक्सेप्ट कर ले। तो अभी तो ये चैनल जो है एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट हो रहा है, बट जब ये चैनल सपोर्ट बन जाएगा तब उसके बाद एमक्योर में जान आएगी, ठीक है। तो एमक्योर तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ एक छोटी मोटी बेट, अगर मौका मिला तो देख लेंगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी मैं एमक्योर को नहीं लूँगा। ठीक इसी तरह से फाइजर है, बहुत अच्छी कंपनी है फाइजर, और 18,000 करोड़ की मार्केट कैप 5 साल पहले 22,000 करोड़ की बनी, यानी कि कोई खास रिटर्न तो फाइजर ने नहीं दिया, ठीक है। आइए देखते हैं इसका स्टॉक भी। तो अगर मैं फाइजर के स्टॉक को देखूं तो जहां वो 5 साल पहले था, ठीक है, वो वहीं के वहीं आसपास बना हुआ है, ठीक है। तो यानी कि डाउनफॉल्स तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं फाइजर में, बट और ये एक रेजिस्टेंस है। तो जो मेरी स्टोरी एमक्योर में है वही एक स्टोरी इंटैक्ट फाइजर में भी काम कर रही है, और ये फाइजर का एक रेंज है, तो ये अब एक चैनल जो है रेजिस्टेंस स्ट्रीट होगा, उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस स्ट्रीट होगा, तो अभी लंबा समय है फाइजर के लिए ऊपर जाने के लिए, मतलब फाइजर को अभी बहुत कुछ प्रूव करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। हालांकि अगर RSI ऊपर टिक जाती है तो ये इट्स अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज, राइट, ये कुछ दिनों में ही ये ऊपर सपोर्ट करके ऊपर बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे, क्योंकि ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को, क्योंकि ठीक है ये, क्योंकि जब हम निफ्टी फार्मा इंडेक्स को देखते हैं तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बुलिशनेस लगती है। मैं कैसे कह सकता हूँ बुलिशनेस लग रही है यहाँ पर मेरे को, आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं दोस्तों कि एक चैनल जो है ये इस चैनल पे जा रहा है, ठीक है। अब ये नीचे गया है यहाँ पे, अगर ये यहाँ तक नीचे चला गया तो ठीक है, और करेक्ट हो गया, और अच्छी सपोर्ट, और स्ट्रांगली ये ऊपर आएगा, ठीक है। बट ये तो चैनल है ना, तो यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो एक अच्छा ऊपर अपसाइड पॉसिबल है यहाँ से, ठीक है ना, तो यहाँ से देखा जा सकता है। इसलिए तो ये कुछ हमारे स्टॉक्स हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इधर तक के जितने भी फाइजर तक के जितने भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, ये वाले स्टॉक्स जितने भी हैं यहाँ पर,
ठीक है, अगर मैं इस स्टॉक की अगर आपसे बात करूं, ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर क्या अच्छा है, तो आप देख सकते हैं कि आर ओ सी जो है वो एक लिमिटेड एक रेंज के अंदर ही है, मतलब 15 से ऊपर है और 20 के आसपास ही है, ठीक है। तो ये एक हेल्दी आर ओ सी का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। कंपनी एक अच्छी कंपनी है, नो डाउट। और अगर मैं पी भी देखूँ तो यहाँ पर पी ठीक है, मतलब इंडस्ट्री के पी से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आगे भाग चुका है, या 50 का पी या 60 का पी है, मतलब इंडस्ट्री का पी 30.8 है तो स्टॉक का पी 50 या 60 या 70 है, काफ़ी ठीक है। पी भी ठीक है, और डिविडेंड यील्ड भी दे ही रहे, सारे स्टॉक से डिविडेंड दे रहे हैं। ऑल दो अगर मैं फाइजर की बात करूँ तो एक अच्छा डिविडेंड दे रही है, हेल्दी डिविडेंड, मतलब ठीक डिविडेंड, एक अच्छा एक डिसेंट डिविडेंड मैं कहूँगा इसको। और अगर हम करंट प्राइस के बारे में बात करें तो फाइजर भी एक आसपास एक अच्छे प्राइस के आसपास काम कर रही है, ठीक है। अब मैं ना आपको एक और कंपनी दिखाता हूँ और उस कंपनी के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि क्या चल रहा है इस कंपनी में। तो इस कंपनी को देख लेते हैं। तो एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है ये, ठीक है। अब अगर मैं एस्ट्राजेनेका की बात करूं दोस्तों, तो 22,000 करोड़ की ये से ज़्यादा की कंपनी, 22,500 करोड़, 558 करोड़ जो भी होगा, ठीक है, इसके आसपास की कंपनी। और आज से 5 साल पहले ये कंपनी 6,000 करोड़ की होती थी। आर ओ सी काफ़ी अच्छी आर ओ सी है, क्योंकि ये 20+ है, ठीक है, 20+% पर बहुत अच्छी, मतलब ये कंपनी तो 100% कमा के देगी आपको, इसमें तो कोई दो ही नहीं है। और मगर अगर मैं कंपनी के पी पे देखूं तो पी दोस्तों इंडस्ट्री के पी से बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा पी है। और अगर नीचे हम इसके सपोर्ट पे भी देखें, मंथली सपोर्ट और अडेप्टिव सपोर्ट जो है हमारा यहाँ पर, मंथली सपोर्ट मतलब 7,000 रुपये के आसपास है, तो प्राइस अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊपर है प्राइस, ठीक है। मगर ईपीएस ग्रोथ तो सब ठीक है, सब अच्छी बात है, ये जो मैंने ग्रीन किया हुआ है, ठीक है, आर ओ सी भी सब अच्छा है। मगर एक्चुअली तो हम जब खरीदेंगे एक स्टॉक को तो प्राइस पे खरीदेंगे ना, और प्राइस तो अगर ये प्राइस 7,000 से नीचे पहुंचेगा तब तो फ़ायदे का सौदा होगा ना। 7,000 तक तो फेयर वैल्यू है, तो भी क्या फ़ायदा, मतलब फेयर वैल्यू तो है कि भाई 10 रुपये की चीज़ मैं 10 में खरीद रहा हूँ, ठीक है, मतलब तब मज़ा गया। तब तो फिर मेरे को वेट देखनी पड़ेगी ना, जब 10 से 11 हुई तो बात है, अगर भाव बढ़ा तो। बट अगर मेरे को वो 10 रुपये की वैल्यू अगर 8 रुपये में मिल रही है, 7 में मिल रही है, 6 में मिल रही है, तब प्राइस में मज़ा है, ठीक है। अब एस्ट्राजेनेका की अगर मैं वैल्यू देखूँ अगर, तो अगर मैं स्टॉक को देखूँ तो ये स्टॉक मेरे को क्लियर कट डाउन ट्रेंड में दिखता है। तो अब दोस्तों देखिए, निफ्टी फार्मा में मेरे को ऊपर दिख रहा है मामला, मगर सारे स्टॉक अलग अलग तरीके से डील कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, राइट। अब अगर इसकी फेयर वैल्यू के नीचे सपोर्ट पे देखें हमारे हम, तो यहाँ पे 8,000 की वैल्यू आती है, और ये देखिए आप 6900 और 7,000 के आसपास पे एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। मगर अगर मंथली कैंडल लगाऊँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ये जो प्राइस है, अब देखिए हाउ एक्यूरेट इट इज़ कि ये भी एक 6940 के आसपास की वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है, मंथली पर। और अगर मैं इस पर यहाँ पे ये भी लगाता हूँ अपना फेबोनेकी, तो फेबोनेकी वैल्यूज़ भी देखिए 1.68 जो है, 1.618, ये भी 6700 के आसपास की ये ही रेंज एक दिखा रहा है, ठीक है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि स्टॉक इधर तक जा सकता है। अगर आप आरएसआई को भी देखेंगे तो आप यहाँ पे समझेंगे कि आरएसआई बार बार इस रेजिस्टेंस से नीचे जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना, मंथली पर। तो ये धीरे धीरे जाएगा, टाइम डिके होगा। अब माइट भी पॉसिबल इस बीच में क्या होगा कि ये जो मंथली लेवल है ये भी थोड़ा ऊपर पहुँच जाएगा और यहाँ से वैल्यू भी जाएगी, और इस बीच में कहीं सेटल डाउन होगा। तो अभी के लिए तो फिलहाल मेरे को ये डाउन ट्रेंड पे ही दिख रहा है। डाउन ट्रेंड पे कैसे दिख रहा है, क्योंकि जब मैं इसको यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मेरे को एक सीधे स्ट्रेट फॉरवर्डली एक डाउन ट्रेंड में जाता हुआ स्टॉक दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए तो मेरे लिए बिग नो है, अभी तो एस्ट्राजेनेका में मैं नहीं करूँगा। ऑल दो कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो कंसिडर कर सकते हैं। अगली कंपनी के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो अगर मैं अगली कंपनी में आता हूँ तो वो नेटको फार्म है। पीछे हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा नाम भी आया है इस कंपनी का कि क्या ये कंपनी है और कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो नेटको फार्मा के अगर रिगार्डिंग हम बात करें, तो अगर आप नेटको फार्मा को देखेंगे दोस्तों, तो नेटको फार्मा में पहले हम लोग यहाँ पर एक इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो लगभग 9,000 करोड़ की कंपनी आज के समय डबल नहीं हो पाई है 5 सालों में, 16,500 करोड़ के आसपास की है। बट आर ओ सी जो है ना बड़ी इंप्रेसिव है, मतलब बहुत अच्छी है, 25% से ऊपर, मतलब बहुत बेहतर है। और अगर हम इसका डिविडेंड यील्ड भी देखें इसका रिस्पॉन्डिंगली, तो वो 0.65 है, विच इज़ गुड, राइट, विच इज़ गुड,
ठीक है। और यहाँ पर ईपीएस ग्रोथ तो चलो मैं इसको नहीं मानता 141% को, और यहाँ पर पीबी रेशो भी देखिए काफ़ी अच्छा है, मतलब 1.9 है, जबकि मीडियन जो है वो 3.2 है, यानी कि यहाँ तक प्राइस बुक का जो परसेंटेज जो रेशो है वो थोड़ा ऊपर जा सकता है। ठीक है, देर आर द चांसेस। ठीक, और उसके बाद यहाँ से अगर हम इसके करंट प्राइस पे देखें तो 948 रुपये का प्राइस है, और सपोर्ट जो है वो 1000 के आसपास का सपोर्ट आ रहा है। तो यानी कि देखते हैं अब क्या, अब ये फेयर तो दिख रहा है, बट समझते पहले हम इसके चार्ट्स पे चलते हैं और समझते हैं कि सिचुएशन है क्या। तो अब आप देखेंगे दोस्तों कि जो मलाई है वो तो खाई जा चुकी है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू, तो यहाँ पर भी मतलब पीबी रेशियो तो वो जो गैप है वो तो पहले भी था, और अब यहाँ पर भी सपोर्ट तो 1000 के आसपास का ही था। ठीक है ना, मंथली सपोर्ट अगर मैं देखूँ तो मंथली सपोर्ट तो यहाँ पर भी 1000 का है और यहाँ पर भी 1000 का है। यहाँ पर मतलब यहाँ पे जिसने कमाया, जिसने यहाँ पर कमाया वो कमा के लेके गया ना दोस्तों, कमा के तो वो भाई साहब ले गए यहाँ से यहाँ तक जिसने कमाया वो तो ले गए। अब तो क्या बचा है, अब तो इसमें 50 रुपये और बचे हैं, 50 रुपये की गुंजाइश है, 50 रुपये कमाओ और निकलो। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं है, हालांकि इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट समय लगेगा ना, वैसा तो नहीं है ना कि एकदम ही 2 मिनट हो जाएगा। उसके बीच में तो पैटर्न्स बनेंगे, सिचुएशंस आएंगी, न्यूज़ फ्लोट्स होंगी, उसके बाद फिर ऊपर जाके उभरना शुरू होगा ये स्टॉक। ठीक है ना, तो ये स्टॉक अभी जब 950 को सपोर्ट बना ले, इस लेवल को सपोर्ट बना ले, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा और ऊपर ही करूँ मैं, ये वाला लेवल जब ये स्टॉक ऊपर सपोर्ट बना ले, ठीक है ना, ये ऊपर वाली लाइन जो है 950 की लाइन आ रही है मेरी, तो 950 की इस लाइन को अगर ये सपोर्ट बना ले तो उसके बाद उसको, और यहाँ से वापस आगे फिर दोबारा ऊपर जाएगा, तब उसके बाद उसमें फिर जान आएगी और ये स्टॉक आगे 1400 आगे देखेंगे तब कहाँ तक जाता है। बट फ़िलहाल के लिए तो ये यहीं तक ही सीमित दायरे पे लगता है। ठीक है ना, तो नेटको फार्मा एक अच्छा स्टॉक है, देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर बाकी स्टॉक, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है, बाकी स्टॉक के बारे में मैं पार्ट 2 वीडियो अगली जल्दी बनाऊंगा। अगर आप पार्ट 2 वीडियो के बारे में चाहते हैं जानना तो कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा ये इनिशिएटिव हमारा। इसमें भी हम लोगों ने कुछ वीडियोस, कुछ कंपनीज़ को एनालाइज किया है जो बेहतर हैं, और इसमें मेरी भी मनपसंदीदा एक कंपनी है जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, फार्मा सेक्टर की ही कंपनी है, और अगर आप किसी और सेक्टर से रिलेटेड भी इस तरह का डेटा चाहते हैं बताना तो बताइएगा। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि ये जो डेटा है, वैल्यूज़ है, ये मैं अपने टूल स्टॉक युक्ति स्क्रीनर से मैं इसको उठाता हूँ। ये मैंने खुद का अपना एक टूल डेवलप किया हुआ है, और यहाँ से मेरे को डेली स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडिंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग पता लगता है, और मुझे वॉल्यूम्स के करस्पॉन्डिंग पता लगता है कि किस में वॉल्यूम्स जो हैं अब इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, तो इस टूल के हेल्प से मैं जज कर पाता हूँ, फाइंड आउट कर पाता हूँ कि मेरे को क्या आगे करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो को अगर आप अंत तक देख चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो आप चाहते हैं, जो आपकी कुछ रिक्वायरमेंट हो, वो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।